हेलो गाइस, वेलकम बैक ऑन योर ओन स्टार्स अकेडमी। तो मैंने कल आपको एनसीईआरटी की बुक से 6th क्लास की बुक मैंने शुरू करवा रखी है और मैं चैप्टर वाइज आपको क्वेश्चंस करवा रही हूँ। तो कल हमने आपको 5th चैप्टर कंप्लीट कराया था। कंप्लीट भी नहीं हुए थे, अभी 2-3 क्वेश्चंस उसके रहते हैं 5th चैप्टर के। ओके गाइस, तो चलो हम टाइम वेस्ट ना करते हुए अपना आगे का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चंस बहुत इम्पोर्टेंट है, इनको ध्यान से सुनना और देखना। हमारा 12th क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? हमें सत्य कथन चुनना है गाइस, सत्य। पाणिनि ने संस्कृत भाषा के व्याकरण की रचना की थी। नंबर 2, पाणिनि ने संस्कृत भाषा के प्रयोगों के नियम मतलब रूल्स लघु सूत्रों के रूप में लिखे। पाणिनि कंपोज्ड द ग्रामर ऑफ संस्कृत लैंग्वेज। पाणिनि रोट द रूल्स फॉर द यूज ऑफ संस्कृत लैंग्वेज इन द फॉर्म ऑफ शॉर्ट फॉर्मूलाज। तो पाणिनि एक राइटर हुए हैं, या आप बोल सकते हो उन्होंने संस्कृत भाषा के व्याकरण की रचना की है। तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। एंड सेकंड ऑप्शन, पाणिनि ने संस्कृत भाषा के प्रयोगों के लिए नियम बनाए थे, वो भी लघु सूत्रों के रूप में। अगर ये उन्होंने लिखे थे 3000 लगभग 3000 सूत्र लिखे थे उन्होंने। ओके, तो और उनकी जो बुक थी, उनकी बुक का नाम था अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी पाणिनि की बुक का नाम। गाइस, हमने एक बुक कल की थी, जैसे पतंजलि की बुक थी महाभाष्य, और एक बुक आज की है पाणिनि की बुक है अष्टाध्यायी। तो गाइस, ये बुक्स भी इम्पोर्टेंट होती है, ये भी पूछ लिया जाता है। ओके, तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा बोथ स्टेटमेंट्स आर ट्रू। सी ऑप्शन विल बी करेक्ट। आगे बढ़ते हैं हम। निम्नलिखित में से किस स्थान पर जैन धर्म की शिक्षाओं का संकलन किया गया था? Which one of the following places did teaching of Jainism were compiled? शिक्षाओं का संकलन पूछा है गाइस। तो मथुरा, वृंदावन में वल्लभी, तक्षशिला, पाटलिपुत्र। तो गाइस, इसका आंसर हो जाएगा वल्लभी में करवाया गया था इनकी शिक्षाओं का संकलन। लगभग 1500 इयर्स एगो। इसका मतलब होता है 500 AD। और अगर हम बिल्कुल करेक्ट बात करें तो 512 AD में वल्लभी में सेकंड जैन संगति हुई थी। जिसमें इनकी शिक्षाओं का संकलन किया गया था। और जैन साहित्य को गाइस क्या बोलते हैं? जैन साहित्य को आगम बोलते हैं, आगम। और आगम में टोटल जितनी भी टोटल है वो कितने हैं? 12 आगम है। उसमें शिक्षाओं का संकलन हुआ था। तो which one of the following places the teaching of Jainism were compiled? कहाँ हुई थी? वल्लभी में हुई थी। ओके, तो ये हमारा राइट हो जाएगा आंसर। एंड हम आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है? हमें सत्य बताना है गाइस, सत्य। स्त्रियों को आश्रम व्यवस्था में अपने पति द्वारा चुने गए आश्रम का अनुसरण करना होता था। आश्रम व्यवस्था का अनुसरण चारों वर्णों के व्यक्ति कर सकते थे। वुमेन हैड टू फॉलो द हर्मिटेज
chosen by her husband in the ashram system. And second option, the ashram system could be followed by people of all four varnas. तो गाइस ये तो सही है कि स्त्रियों को अपने पति द्वारा चुने गए आश्रम का अनुसरण करना था। अब आप सोच रहे होंगे आश्रम क्या है? ये 4 आश्रम थे, मतलब कि 4 स्टेजेस होती है, 4 स्टेजेस होती है लाइफ की, यह सब बताया गया है इन्होंने। नंबर 1 पे ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य में शिक्षा ग्रहण करते थे लोग। नंबर 2 पे थी गृहस्थ लाइफ, मतलब कि शादी करते थे, बच्चे करते थे, ये सब। नंबर 3 पे वानप्रस्थ, मतलब वन की ओर प्रस्थान करना। और नंबर 4 पे संन्यास का मतलब वो अब मोक्ष की प्राप्ति के लिए प्रयास करते थे। ओके, मैंने आपको बता दिया। बट इसमें ये फर्स्ट तो बिल्कुल सही है, बट सेकंड वाला 4 वर्णों के व्यक्ति कर सकते थे, ये गलत बात है। 4 वर्णों के व्यक्ति करेंगे तो उनकी सेवा कौन करेगा? जैसे कि ब्राह्मण हो गए, क्षत्रिय हो गए और वैश्य हो गए, और चौथे नंबर पे होते थे शूद्र। तो शूद्रों को आश्रम ग्रहण करने की अनुमति नहीं थी, क्योंकि शूद्र इन तीनों वर्णों के व्यक्तियों की सेवा करते थे। तो हमारा ओनली स्टेटमेंट 1 इज ट्रू, ये आंसर हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं गाइस, ये अब हमारा 7th चैप्टर शुरू हो गया है। ओके, नेक्स्ट चैप्टर विल बी स्टार्ट। ये हमारा हुआ था 7th चैप्टर, अब शुरू हो चुका है। इसमें हम देखेंगे चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य की सहायता से लगभग 2300 वर्ष पूर्व मौर्य वंश की स्थापना की थी। और नंबर 2 पर है चाणक्य के विचार हमें अर्थशास्त्र नामक किताब में मिलते हैं। देखो गाइस, इसके बारे में सोचते हैं। ये चैप्टर 7 है हमारा, फ्रॉम अ किंगडम टू एन एम्पायर। इसमें हम मौर्यन एम्पायर के बारे में बात करेंगे। इस पूरे अब जो हमारे ये क्वेश्चन स्टार्ट हो गए हैं, वो पीछे हमारा 6th चैप्टर के क्वेश्चन जो बचे हुए थे वो हमने किए थे। कल मैंने 5th और 6th चैप्टर के क्वेश्चंस कराए थे। 2-3 क्वेश्चन जो रहते थे वो अभी आज करा दिए हैं। ऐसे ही मैं चैप्टर वाइज आपके लिए क्वेश्चंस बनाकर लेकर आई हूँ। जब हमारी ये कंप्लीट हो जाएगी तब मैं पूरी हिस्ट्री की भी करवाऊंगी, ऐसे ही मैराथन। ओके, देखिए, तो इसमें ये बात बिल्कुल सही है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य की सहायता से लगभग 2300 वर्ष पूर्व, हाँ, तो ये बात बिल्कुल सही है, मौर्यन एम्पायर की उन्होंने खड़ा किया था, एस्टेब्लिश किया था। और चाणक्य के विचार हमें अर्थशास्त्र नामक किताब में मिलते हैं। तो चाणक्य ने कौन सी बुक लिखी थी? अर्थशास्त्र लिखी थी। ये दोनों जो ऑप्शंस है बिल्कुल करेक्ट है, और हमारा आंसर सी हो जाएगा। बोथ स्टेटमेंट्स आर ट्रू। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा या से शहर मौर्य साम्राज्य का एक महत्वपूर्ण हिस्सा थे या था? तक्षशिला, उज्जैन, पाटलिपुत्र। तो गाइस, ये तीनों के तीनों ही शहर मौर्यन एम्पायर के बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट थे, क्योंकि तक्षशिला जो था वो गेटवे ऑफ नॉर्थ वेस्ट था। मोटी हो गई, गेटवे ऑफ नॉर्थ वेस्ट।
मतलब कि उत्तर पश्चिम उत्तर भाग का गेट था, द्वार था। और उज्जैन जो नॉर्थ और दक्षिण में जाने का रास्ता था, एक इम्पोर्टेंट केंद्र था उज्जैन। नॉर्थ और साउथ में जाने का एक महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट केंद्र था। और पाटलिपुत्र क्या थी? मेन कैपिटल थी यहाँ की। मतलब यहाँ पे जो राज करते थे वो असलियत में राजा ही राज करते थे यहाँ पर। तो ये 1, 2 and 3 डी ऑप्शन विल बी करेक्ट। थर्ड क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन मौर्य वंश से संबंधित था? गाइस, कल मैंने आपको एक क्वेश्चन कराया था, उसमें था मगध एम्पायर से रिलेटेड पूछे थे, आज मौर्यन एम्पायर से थे। कल मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया था कि मगध एम्पायर में कौन कौन आते हैं। तो इसका आंसर गलत नहीं होना चाहिए आपका, मेरे हिसाब से। तो कल मैंने डीपली आपको बताया था कि बिंबिसार कहाँ का था? हर्यक वंश का था। हर्यक वंश का था बिंबिसार। और बिंदुसार और बृहदत्त ये दोनों कहाँ के थे? ये मौर्यन एम्पायर के थे। बृहदत्त मौर्यन एम्पायर का लास्ट किंग था, ये लास्ट राजा था, लास्ट किंग था, जिसकी हत्या कर दी थी किसने? पुष्यमित्र शुंग ने, जो इसका सेनापति था। पुष्यमित्र शुंग। और शुंग डायनेस्टी की शुरुआत कर दी थी उसने। गाइस, इसको ना स्टोरी के तरीके से आप अगर हिस्ट्री को पढ़ोगे तो अच्छे से आपको लर्न हो जाएगी। लर्न होने की भी क्या ढंग से याद हो जाएगा। तो गाइस, इसके मैंने लिखे नहीं, ऑप्शन 2 and 3 ये ऑप्शन हो जाएगा। ओके, अब देखो इसमें भी मैंने ऑप्शन नहीं बनाए, क्योंकि अब ऑप्शन बनाने की ऐसी जरूरत नहीं है। ऑल ऑफ दीज हो जाएगा इसका आंसर। देखिए, अशोक के अभिलेख, सॉरी ये गलत है। अशोक के अभिलेख किस देशों से मिले हैं? अशोकास इंस्क्रिप्शंस हैव बीन फाउंड फ्रॉम विच कंट्रीज? तो अशोक के अभिलेख हमें भारत से मिले हैं, पाकिस्तान से मिले हैं, अफगानिस्तान से मिले हैं, जैसे कि ये मानसेहरा हुए, शाहबाज गढ़ी से मिले हैं हमें। ओके, बट श्रीलंका से नहीं मिले हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा 1, 2 and 3। ओके, श्रीलंका से नहीं मिले हैं। श्रीलंका का राजा था तिस एक राजा था जिसने अशोक की तरह ये उपाधि ली थी, प्रिय नामदर्शी। ये उपाधि ली थी, बट श्रीलंका से हमें अशोक के अभिलेख नहीं मिले हैं। ओके, तो इसका आंसर 1, 2 and 3 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। मौर्य कालीन प्रशासन के संदर्भ में निम्न कथनों में से कौन सा या से सत्य है? इनमें से हमें सत्य बताना है। मौर्य शासकों ने बड़ी संख्या में कर इकट्ठा करने के लिए अधिकारियों की नियुक्ति की। हाँ गाइस, ये बिल्कुल सही है। प्रादेशिक केंद्रों के बीच मौर्य शासक केवल मार्गों और नदियों पर नियंत्रण रखते थे। तो गाइस, हमें यहाँ पर पेडागोजी की तरह केवल देखकर क्रॉस नहीं करना है। ये बात बिल्कुल सही है, और ये बात भी बिल्कुल सही है, क्योंकि मौर्यन एम्पायर बहुत बड़ा था, इसीलिए कर भी ज्यादा आता था। तो कर इकट्ठा करने के लिए अधिकारियों की भी नियुक्ति उनको ज्यादा करनी पड़ती थी। और जब युद्ध होते थे नदियों के ऊपर, तो इसीलिए वहां पर नदियों पर नियंत्रण रखने के लिए ही मौर्यन शासक बहुत नियम बनाते थे। ठीक है, तो इसका आंसर 1 and 2 दोनों हो जाएंगे।
कौन सा कथन सत्य है गाइस? देखिए, अर्थशास्त्र के अनुसार, अर्थशास्त्र किसने लिखी थी? ये लिखी थी चाणक्य ने। उत्तर पश्चिम का क्षेत्र कंबल के लिए प्रसिद्ध था। कंबल के लिए, हाँ गाइस ये बात सही है कि कंबल के लिए प्रसिद्ध था उत्तर पश्चिम का इलाका। और मौर्य साम्राज्य में महत्वपूर्ण केंद्रों का प्रशासन राजकुमारों को दिया जाता था। ये बात भी बिल्कुल सत्य है कि जैसे आपने सुना होगा अशोक जो था उसको कहा राजा बनने से पहले वो उज्जैन का गवर्नर बनकर गया था। उज्जैन में विद्रोह हो गया था, तो वो विद्रोह को दबाने के लिए गया था उज्जैन में, तो उसको उज्जैन का गवर्नर बना के भेजा गया था। तो जो राजकुमार होते थे उनको महत्वपूर्ण जो राजधानियां होती थी या महत्वपूर्ण जो केंद्र होते थे वहां के गवर्नर बनाकर भेजा जाता था। तो ये दोनों ही बोथ आर करेक्ट, दोनों ही सही हो जाएंगे गाइस। इसके ऑप्शंस मैंने बनाए नहीं या बनाने का टाइम नहीं मिला शायद। आगे बढ़ते हैं। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। मौर्य साम्राज्य में राजा की शोभा यात्रा में राजा को सोने की पालकी पर ले जाया जाता था और राजा के इर्द गिर्द हथियारबंद महिलाओं का समूह होता था। हाँ गाइस, दोनों ही बातें बिल्कुल सत्य है। और एक और बात, जब राजा जाता था, ये राजा है जैसे, ये राजा जाता था तो राजा के ऊपर ना इधर तोते जो जिनको अच्छे से पढ़ाए हुए तोते भेजे जाते थे उनके ऊपर, ताकि वो दूर से ही नजर रखे सबके ऊपर। और इस बात का किसने डिस्क्रिप्शन किया है, किसने बताया है? तो ये बताया है मेगास्थनीज ने कि राजा के ऊपर तोते भी रहते थे जो पढ़ाए हुए होते थे, सिखाए हुए होते थे। तो दोनों ही करेक्ट हो जाएंगे गाइस। बोथ स्टेटमेंट्स आर ट्रू। आगे देखते हैं। यह एक विशाल और खूबसूरत नगर था जो विशाल प्राचीर से घिरा था, जिसमें कितने बुर्ज थे? 570 बुर्ज और 64 प्रवेश द्वार हैं। पाटलिपुत्र के बारे में यह कथन किसका था? तो गाइस कौटिल्य, जिसे हम चाणक्य कहते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य या फाहियान या मेगास्थनीज। ये गाइस ये था मेगास्थनीज का वाक्य था। ये उसने पाटलिपुत्र के बारे में बोला था अपनी बुक इंडिका में उसने पाटलिपुत्र का वर्णन किया हुआ है मेगास्थनीज ने। निम्न कथनों में से कौन सा सत्य है? अशोक भारतीय इतिहास में पहले ऐसे शासक थे जिन्होंने अभिलेखों के माध्यम से जनता से संवाद स्थापित किया। मतलब कि अशोक एक ऐसे पहले राजा थे जिन्होंने जनता से कैसे बात की? अभिलेखों के माध्यम से बात की। उन्होंने क्या कहा कि जनता मतलब प्रजा मेरी संतान है। और अशोक के अधिकतर अभिलेखों की भाषा ब्राह्मी लिपि प्राकृत है। गाइस ये गलत है। फर्स्ट इज राइट एंड सेकंड ऑप्शन इज रॉन्ग, क्योंकि भाषा तो प्राकृत थी ताकि लोग उसको पढ़ सके, समझ सके, और लिपि क्या थी? लिपि थी ब्राह्मी। तो ये ऐसे आगे पीछे करके दे दिया मैंने ताकि आप कंफ्यूज हो जाओ। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, आंसर हो जाएगा हमारा। अशोक ने कलिंग को पराजित किया। कलिंग, क्योंकि अशोक का राज्य बहुत बड़ा था तो वो कलिंग को जीतना चाहता था। उसने कब कलिंग को पराजित किया था? कब किया था? अपने शासन के 8वें वर्ष में। और ये हमें कैसे पता चलता है?
क्योंकि उसने अपने 13वें अभिलेख में बोला है, 13वें अभिलेख में बोला कि मैंने अपने शासन के 8वें वर्ष में कलिंग को पराजित किया था। कलिंग की वर्तमान स्थिति क्या है, मतलब कलिंग अब प्रेजेंट टाइम में किस राज्य में है, कहाँ है? तो गाइस तटवर्ती आंध्र, तटवर्ती ओडिशा, केरल, तमिलनाडु, तो वो है ओडिशा में। ओके, ओडिशा में है कलिंग। आगे बढ़ते हैं। मौर्यकालीन पॉलिशदार, देखो गाइस जो मैं कल से परसों से पढ़ा रही हूँ कि पॉलिशदार पोर्ट्स कहाँ के हैं, मौर्यन एम्पायर के हैं। अब आ गए स्तंभ, इसकी खासियत ये कि पॉलिशदार है, जिस पर सांड की मूर्ति बनी है। अरे, निम्न में से किस स्थान से प्राप्त हुई है, कहाँ से प्राप्त हुई है गाइस? सारनाथ से, मथुरा से, कालसी से या रामपुरवा से? तो गाइस इसका आंसर रामपुरवा हो जाएगा। रामपुरवा कहाँ है? बिहार में है, बिहार में है। ओके। और जो सारनाथ है, सारनाथ से किसकी मूर्ति, क्या मिला है? सिंह, ये मिला सिंह स्तंभ। सारनाथ से हमें सिंह स्तंभ मिला है। ओके, तो इसका आंसर हमारा रामपुरवा हो जाएगा। आगे चलते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अशोक का धम्म बुद्ध की उपासना के साथ आरंभ होता है, मतलब कि अशोक का जो धम्म है उसमें बुद्ध की उपासना के बारे में बोला गया है कि भाई बुद्ध की पूजा करो। नो, ये गलत है। उसमें तो कहीं पे भी बुद्ध की पूजा करने के लिए, किसी की भी पूजा करने के लिए नहीं बोला गया है। और अशोक के धम्म पर बुद्ध के उपदेशों का प्रभाव दिखाई देता है। ये बात सही है, क्योंकि अशोक ने भी अपने लाइफ के लास्ट ईयर्स में बौद्ध धर्म को अपना लिया था और बुद्ध के उपदेशों का उन पर बहुत फर्क पड़ता है, बहुत प्रभाव पड़ता है। तो ये सेकंड जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट हो जाएगी हमारी। धम्म, एक तो धम्म होता था गाइस भेरी घोष, जो युद्ध करने के लिए बोला जाता था, और एक होता था धम्म घोष, जिसमें लड़ाई करने के लिए नहीं बोला जाता था कि लड़ाई नहीं करनी है, शांति से रहना है। अशोक ने धम्म के प्रचार के लिए किन देशों में अपने दूत भेजे थे? तो गाइस श्रीलंका, सीरिया, ग्रीस, मिस्र, इन सभी में उन्होंने अपने दूत भेजे थे। श्रीलंका में तो आपको पता होगा उसने अपने संघमित्रा और अपने बेटे को भेजा था। ओके, आगे पढ़ते हैं। चीन की दीवार के निर्माण का उद्देश्य था, चीन की दीवार का निर्माण का उद्देश्य क्या था? व्यापार की सुरक्षा करना थी, या शक्ति का प्रदर्शन करना था, या उत्तरी सीमा के पशुपालक लोगों से अपनी रक्षा करनी थी, या राजाओं की संप्रभुता का प्रतीक है ये दीवार। टू प्रोटेक्ट ट्रेड, डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ पावर, टू प्रोटेक्ट द नॉर्दर्न फ्रंटियर फ्रॉम पेस्टोरल पीपल, अ सिंबल ऑफ सोवरेनिटी ऑफ द किंग्स। तो गाइस इसका आंसर हो जाएगा सी, पशुपालक लोगों से अपनी रक्षा करना। इसके बारे में मैं अभी आपको बताती हूँ। देखो ये यहाँ पे हमारा ये इंडिया है, अशोक ने बहुत सारा काम किया, बट वो भूल गए थे कि तजाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान, तुर्कमेनिस्तान, ये सब ये यहाँ से लोग आते थे क्योंकि यहाँ पे कुछ भी नहीं था।
खाने बनाने को, कुछ भी नहीं था। तो यहाँ से लोग हूण जाति, शक जाति ये आती थी और यहाँ पे आक्रमण करती थी भारत पे, और यहाँ पे ही बस जाती थी। तो ऐसा नहीं है कि उनका हमारे ऊपर ही आक्रमण होता था, वो लोग चीन पर भी आक्रमण करते थे। बट चीन वाले इंटेलिजेंट निकले भाई। उन्होंने क्या किया, ये इधर यहाँ से ऐसे, यहाँ ये ऊपर की तरफ ऐसे दीवार बना दी। तो ये लोग इधर ना जाकर इन लोगों ने इधर हमारे तरफ मुंह कर किया और इधर ही आ गए, बार बार आक्रमण करने लगे। और बार बार आक्रमण करने के कारण यहाँ पर अपना बिल्कुल बैठ गए आकर लड़ाई करते, और यहाँ पर इन्होंने अपना धर्म भी फैला दिया। जैसे कि सबसे ज्यादा आक्रमण हुए थे किसके टाइम में हुए थे, खिलजी के टाइम पे हुए थे। ये हम आगे पढ़ेंगे, आगे के चैप्टर्स में पढ़ेंगे, 7th क्लास के चैप्टर्स में पढ़ेंगे। तो गाइस ये इसी के साथ में हमारी वीडियो आज इतनी ही है। कल मैं आपके लिए 8 चैप्टर के क्वेश्चंस बनाकर लेकर आऊंगी। और गाइस इसको प्लीज शेयर करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू गाइस, बाय बाय।